Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 13th of June 2023. 13 जून 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। कंटेंट अच्छा है यार, वैसे पता नहीं आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं, बट अगर लाइक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ द डे। पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। अब देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है ड्यू टू वार्मिंग ऑफ वाटर कोरल्स एक्सपेल द एल्गी लिविंग इन देयर टिश्यूज कॉजिंग द कोरल्स टू ब्लीच। दूसरा कह रहा है ऑल कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू वार्मिंग ऑफ वाटर। एंड तीसरा कह रहा है द कोरल्स सर्वाइव ब्लीचिंग इवेंट्स एंड इफेक्टिवली सपोर्ट द मैरीन लाइफ। तो आपको बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 ओनली, 2 स्टेटमेंट्स ओनली, 3 स्टेटमेंट्स ओनली या नन ऑफ द स्टेटमेंट्स। तो आपको बताना है कितने स्टेटमेंट्स नहीं। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 स्टेटमेंट ओनली। क्यों? क्योंकि देखो, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही कि वार्मिंग ऑफ वाटर से कोरल्स जो है एक्सपेल कर देते हैं, जो उनके जूजैंथले होते हैं या फिर जो लिविंग वो होते हैं, एल्गी लिविंग होते हैं, जूजैंथले जिनको हम बोलते हैं, और इसके कारण कोरल की ब्लीचिंग होती है। अब लेकिन दूसरा स्टेटमेंट देखो, कह रहा है ऑल द कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स आर ड्यू टू वार्मिंग ऑफ वाटर। नहीं, ऑल द कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स आर नॉट ड्यू टू वार्मिंग ऑफ वाटर। कोरल ब्लीचिंग बहुत कारणों से हो सकता है, एक्सेसिव पोल्यूशन से भी हो सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कोरल को ब्लीच करवा सकती हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कोरल सर्वाइव द ब्लीचिंग इवेंट्स एंड इफेक्टिवली सपोर्ट्स द मैरीन लाइफ। तब देखो क्या है, कोरल्स कैन सर्वाइव। हाँ, कई ब्लीचिंग इवेंट्स में कोरल्स बच सकते हैं, बहुत मतलब रेयर होता है लेकिन बच सकते हैं, बट दे विल नॉट बी देन एबल टू इफेक्टिवली सपोर्ट द मैरीन लाइफ, है ना। उसके बाद वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे इतना ज़्यादा मैरीन लाइफ को, बट दे कैन सर्वाइव द ब्लीचिंग इवेंट्स। दे माइट सर्वाइव द ब्लीचिंग इवेंट्स बट दे कैन नॉट इफेक्टिवली सपोर्ट द मैरीन लाइफ, है ना। तो ये एक ही स्टेटमेंट, दोनों उसी से जुड़े हुए हैं ना। इसको अलग अलग मत सोचिएगा कि ये दो अलग स्टेटमेंट्स हैं। तीसरा वाला उसमें एक ही उसी के कॉन्करेंस में वो स्टेटमेंट लिखा गया है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। जैसे लास्ट में लिखा है कोरल्स कैन सर्वाइव ब्लीचिंग इवेंट्स बट कांट इफेक्टिवली सपोर्ट द मैरीन लाइफ, है ना। दूसरे सवाल पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बीटल गीज ऑफन सीन इन न्यूज़। तो बीटल गीज नाम की कोई चीज़ है जो कि न्यूज़ में रहती है, आपको बताना है इसके बारे में। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इट इज़ अ ब्राइट रेड सुपर जायंट स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ। दूसरा कह रहा है हायाबूसा वॉज टास्क्ड टू स्टडी द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ बीटल गीज। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नाइदर, नन, दोनों ही गलत हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ ब्राइट रेड सुपर जायंट स्टार, यहाँ तक बिल्कुल सही है स्टेटमेंट कि ये ब्राइट रेड सुपर जायंट स्टार है, लेकिन लिखे सवाल क्या, नियरेस्ट टू द अर्थ, नहीं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो नियरेस्ट है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है हायाबूसा वॉज टास्क्ड टू स्टडी द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ बीटल गीज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मैं आज आपको ऐसे बीटल गीज के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, आज के पेपर में आई है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब यहाँ पे तीसरा सवाल है, अबाउट 2300 ईयर्स अगो अ विलेज लोकेटेड इन द नदर बैंक्स ऑफ रिवर नोयाल या नोइल, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी, prospered as an industrial and trade center that made iron and steel, bangles out of shells, and exquisite beads. It was also known for its gemstone industry. It was a megalithic cairn circle was also excavated from this site. तो आपको बताना है कौन सी साइट की हम बात कर रहे हैं। 2300 सालों पहले जहाँ पर जो कि कावेरी की एक ट्रिब्यूटरी है नोइल, वहाँ के नदर्न बैंक में बसा हुआ था, और बहुत ज़्यादा वहाँ इम्पॉर्टेंट आयरन स्टील सेंटर था, बैंगल्स बनाए जाते थे एक्सक्विजिट बीड्स के उसके द्वारा, जेमस्टोन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था, मेगालिथिक साइट के रूप में है। तो एक्चुअली अभी रिसेंटली ही न्यूज़पेपर में था ये तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा है, कोडू मनाल, तो दैट इज़ द बेसिकली मेगालिथिक साइट जहाँ पे मेनहीर आप लोग को पता होगा ना। इस तरीके से मैंने एनसीईआरटी में लिखा भी है, मेनहीर इस तरीके से जो मेगालिथिक स्टोन्स थे ना, सिंगल स्टैंडिंग स्टोन्स, जो इस तरीके से स्टोन्स, कई बार पत्थर ऐसे आपको दिखते हैं, जैसे आप किसी के ग्रेव में भी जाएंगे तो आपको इस तरीके से, जैसे वहाँ पे अमेरिका में होता है ना, इस तरीके से उसकी जब जाते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से एक पत्थर लगा रहता है जिसमें लिखा रहता है कौन क्या है, जॉन विक फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, तो वो होता है मेनहीर, ठीक है ना।
तो आप इसको याद रखिएगा, दैट इज़ द मेन हियर। अब यहाँ पर ये कोडू मनाल नाम की जो जगह है, ये तमिलनाडु में भी रिसेंटली एक मेगालिथिक सेंटर के रूप में एक्सकवेट की गई है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर भी हुई, जैसा कि हमने ऑप्शंस में आपको बताया था कि यहाँ पे बैंगल्स इंडस्ट्री थी, जेमस्टोन इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियल ट्रेड सेंटर था कोडू मनाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। तो दिस इज़ देयर, एंड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो थी अब ऑब्वियसली बात है वहाँ पे बैन हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसको इट इज़ नाउ डिक्लेयर्ड अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, तो इसको एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूप में डिक्लेयर किया जा रहा है। तो 200 मीटर तक आप वहाँ पे कोई माइनिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो कोडू मनाल आप जगह याद रखिएगा। आगे देखते हैं फ्रंट पेज की कुछ न्यूज़ आइटम्स। तो फ्रंट पेज में एक न्यूज़ है, रिटेल इन्फ्लेशन कूल्ड डाउन टू 4.25% इनमें। तो रिटेल इन्फ्लेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले जो था वो 7.8 की लाइन में चला गया था। देखो दिस इज़ द थिंग, 7.8 की लाइन तक में चला गया था, और अभी ये जनवरी 2022 मतलब मार्च अप्रैल 2022 की बात है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का काम किया। मॉनेटरी पॉलिसी आप सबको पता है क्या करता है आरबीआई, जब आरबीआई को इन्फ्लेशन कम करना रहता है, इन्फ्लेशन अगर कम करना है तो आरबीआई क्या करेगा, जो रेट्स है उसको बढ़ा देगा, यानी कि रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट, ये सारे रेट्स वो इंक्रीज़ कर देगा। और अगर आरबीआई को ग्रोथ बढ़ानी है, जिसको मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ बढ़ाने को अकोमोडेटिव पॉलिसी भी कहा जाता है यानी कि अगर आरबीआई को अकोमोडेटिव पॉलिसी अपनानी है तो फिर वो क्या करेगा, सारे रेट्स घटा देगा। तो याद रखिएगा 2 तरीके की पॉलिसी है, एक टाइटनिंग है, एक ईजिंग है। टाइटनिंग के केस में इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन कम करना है, और ईजिंग के केस में ग्रोथ बढ़ानी है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, आई होप यू विल रिमेंबर बोथ एज वेल, है ना। और आगे देख लेते हैं, कोविन का डेटा जो था, हमारा कोविन पोर्टल था ना, वैक्सीनेशन पोर्टल, उसका डेटा थोड़ा ब्रीच हो गया है। तो गवर्नमेंट ने हालांकि ये कहा है कि नहीं, ब्रीच नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोविन रिलेटेड डेटा कि कहाँ उनको वैक्सीनेशन शॉट लगा, कौन सी वैक्सीन उन्होंने लगवाई और किस जगह पे लगवाई, कौन सी डेट को लगी, तो ये वाला डेटा जो है वो थोड़ा उनका वो मतलब हो चुका है। तो यहाँ पे यूनियन आईटी जो मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, का कहना है कि जो ब्रीच हुआ है वो पहले से डेटा चुराया गया होगा, लेकिन कोविन पोर्टल से नहीं चुराया गया है। और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो सर्ट इन है वो इन्वेस्टिगेट करेगी इशू को और सबमिट करेगी रिपोर्ट। तो सर्ट इन विल बेसिकली ये इसको करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे पहले हमको ये समझना है कि कोविन पोर्टल में डेटा इकट्ठा होता कैसा है। तो जो वैक्सीनेशन बेनिफिशियरी का डेटा है कोविन ऐप में, वो 3 लेवल्स पे अवेलेबल है। पहला है बेनिफिशियरी डैशबोर्ड, देख लीजिएगा कोविन में बेनिफिशियरी डैशबोर्ड है। तो जो वैक्सीनेटेड पर्सन है उसको अपना डेटा एक्सेस कर सकता है बाय यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ओटीपी, ठीक है ना। तो जो बेनिफिशियरी है। दूसरा है कोविन ऑथराइज्ड यूजर्स। तो कोविन ऑथराइज्ड यूजर कौन होते हैं? जो वैक्सीनेटर है, जो वैक्सीनेशन लगा रहा है। वैक्सीनेटर बेसिकली कैन एक्सेस द डेटा ऑफ द वैक्सीनेटेड बेनिफिशियरीज यूजिंग द ऑथेंटिकेटेड लॉगिन क्रेडेंशियल्स थ्रू कोविन सिस्टम लॉग्स, है ना। एंड कोविन सिस्टम में सारे ऑथराइज्ड एक्सेस को लॉग बना रहता है कि कब किसने कहाँ पे लॉगिन किया, ठीक है ना। और तीसरा है एपीआई बेस्ड एक्सेस। तो थर्ड पार्टी ऐप्स जो हैं जिनको ऑथराइज्ड एक्सेस है कोविन, तो उनको कोविन एपीआई दिया जाता है, और वो भी डेटा ऑफ बेनिफिशरीज मतलब थ्रू बेनिफिशरी और ओटीपी ऑथेंटिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके का एक्सेस है दैट इज़ इन द कोविन। अब यहाँ पे उन्होंने जो मिनिस्टर है आईटी के, उनका ये कहना है कि कोविन पोर्टल बिल्कुल सेफ़ है। कोविन पोर्टल के डेटाबेस से डेटा चोरी नहीं हुआ है, जो चोरी हुआ है वो पहले चोरी हुआ होगा, नॉट फ्रॉम द कोविन डेटाबेस, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन टोल्ड, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आगे मूव करते हैं और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे विल रेजिस्ट एनी अटेम्प्ट टू रिप्लेस तमिल विद हिंदी। तमिलनाडु के सीएम ने कहा है ऐसा कि तमिल को हम रिप्लेस नहीं होने देंगे हिंदी से। तो मैंने सोचा कि लैंग्वेज वाले 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूँ। आर्टिकल 350A, याद रखिएगा 350A, जिसमें है फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। तो एक्चुअली इसमें लिखा गया इट शैल बी द एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट एंड ऑफ एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट to provide adequate facilities for instruction in mother tongue at primary stage of education of children belonging to linguistic minority groups.
and the president may issue such directions to any state as he considers necessary or proper for securing the provisions of such facilities। तो ये स्टेट की ड्यूटी होगी कि सारी लोकल अथॉरिटी की भी ड्यूटी होगी कि जो स्टेट के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ लाई जाए ताकि जो प्राइमरी स्टेज है एजुकेशन का स्पेशली उसमें मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। दूसरा आर्टिकल सेम लिखा हुआ है 351, आर्टिकल 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहा गया था डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। उसमें है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट एंड स्प्रेड द हिंदी लैंग्वेज, to develop it so that it may serve as a medium of expression and for all the elements of a composite culture of India, and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius the forms, the style and expression used in Hindustani। ठीक है ना, तो that is again a thing which is there for the promotion of Hindi, that is article 351 है ना। तो ये दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है इस कंटेक्स्ट में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे तो ऐड थे थोड़ा। इसरो, नॉर्वे एंड द स्वेलबार्ड मिशन। अब यहाँ पे 1997 मिशन को याद किया जा रहा है ना। तो देख लेते हैं 1997 मिशन के बारे में अपन भी, क्योंकि 25 साल के आसपास हो चुके हैं। तो नवंबर 20, 1997 में एक रोहिणी RH-300 MK2 साउंडिंग रॉकेट जो था वो स्वेलबार्ड से लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, नवंबर 20, 1997 को एक रोहिणी रॉकेट RH-300 MK2 जो था साउंडिंग रॉकेट था, इट रोज टू द स्काईज फ्रॉम स्वेलबार्ड। स्वेलबार्ड आप सबको पता है नॉर्वे में है, जहाँ पे सीड बैंक भी है, सीड का जो सबसे बड़ा बैंक है वो भी वहीं पे है। और ये जो नया रॉकेट लॉन्चिंग किया गया था, ये सॉलिड प्रोपेलेंट पावर्ड रॉकेट था। इसको इंडिया से शिप किया गया था फॉर द लॉन्च, एंड यहाँ पे इसरो के 4 साइंटिस्ट भी गए थे जो नॉर्वे गए थे। तो ये स्वेलबार्ड मिशन कहलाता है, दिस इज़ द स्वेलबार्ड मिशन। ठीक है ना, और ये स्वेलबार्ड मिशन इंडिया की तरफ से इसरो ने मिलकर किया था। ठीक है ना, दिस इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब ये रॉकेट कौन सा था? RH-300 MK2 रोहिणी रॉकेट था, RH-300 MK2, और इसका नाम नॉर्वेजियन ने बदल करके क्या रखा था? NSC, यानी कि नॉर्वेजियन स्पेस सेंटर जो था उसने इसका नाम क्या रख दिया? इसबॉर्न 1। याद रखेंगे, दिस इज़ द नेम विच वॉज गिवन टू दिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, IS इसबॉर्न 1। ठीक है ना, इसबॉर्न 1, जे नहीं पढ़ते, बजौर मत पढ़ना, इसबॉर्न 1। ठीक है ना, और ये इसका मतलब होता है पोलर बियर 1, इसका पोलर बियर 1 होता है। एंड इफ़ वी लव आवर रॉयल बंगाल टाइगर्स दे लव देयर पोलर बियर्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमें को अपने रॉयल बंगाल टाइगर पसंद है तो उनके लिए पोलर बियर है, इसीलिए इसबॉर्न 1 इन्होंने रखा था। हमने रखा था RH-300 MK2, नॉर्वेजियन ने रखा था इसबॉर्न 1। तो अगर कभी आपसे पूछता है कि इसबॉर्न 1 क्या था, तो ये स्वेलबार्ड मिशन याद रखेगा, और इसरो की मदद से किया गया था। हालांकि जो हाइट अटेन करनी थी वो हाइट ये अटेन नहीं कर पाया था। याद रखिएगा, दिस मिशन डज नॉट अटेन द सेम हाइट जो कि इसको अटेन करनी थी। इसका रीज़न ये था कि एक एम्बिएंट टेम्परेचर को 18 डिग्री सेल्सियस में रखने के लिए इसको एक वेलोस्टैट श्राउड में कवर कर दिया गया था। उनको ये लग रहा था कि जो ये आपका मतलब जो श्राउड है, जो कवरिंग है, वो आगे जा कर के हट जाएगी और ये पियर्स कर जाएगा, रॉकेट वहाँ से निकल जाएगा। बट ये ऐसा हुआ नहीं, तो रॉकेट क्या वो ड्रैग करता गया इसके साथ, एंड जब ड्रैग हो गया इसके साथ तो उस ड्रैग और बढ़ गया उसके श्राउड के कारण से। तो इस कारण से जो उसका एल्टीट्यूड था वो उतना नहीं हो पाया जितना उसको होना था। तो बट इसके बाद भी स्वेलबार्ड का ये कहना था कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा हमको मिल गया जो कि पहले नहीं था हमारे पास, तो हमारे लिए काफ़ी काम का है। तो ऑल दिस थिंग्स वर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं यहाँ पे ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स देयर जनरेटिव AI चैप्टर। देखो बहुत अच्छा आर्टिकल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लिखा है कि जब से कोविड आया उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से MOOC यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है ना, तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे राइटिंग अगर ये सब कभी करनी हो तो ये लिख लेना ये सारी चीज़ें। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो बड़े हैं, दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो पहले मतलब काफ़ी ज़्यादा नेम्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम भी है स्वयं
ठीक है ना। स्वयं प्रोग्राम है जो कि इसी से रिलेटेड है, इसमें भी बहुत सारे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं। तो यहाँ पे स्वयं का फुल फॉर्म ऐसे लिखा है, नहीं लिखा होगा तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। देखो थोड़ा थोड़ा वर्ड्स तो मेरे को पता ही है, ओके, तो पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है। यहाँ देखो लिखा है स्टडी वेब्स, या देखिए देखो यहाँ लिखा है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये 2017 में, याद रखना, लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है ना। 2017 में लॉन्च किया गया था स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2017 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लर्निंग ई पोर्टल्स। तो स्वयं जो है वो लार्जेस्ट लर्निंग ई पोर्टल है। एंड याद रखेगा जो वर्ड है चाइना को एक्सक्लूड करके, उसमें जो ई लर्नर्स हैं वो लगभग 220 मिलियन थे 2021 में। एंड जो इंडिया के स्वयं अकेले में जो रजिस्टर्ड थे वो 22 मिलियन। तो आप सोच सकते इंडिया के केवल स्वयं में लर्नर्स कितने, 22 मिलियन है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया एज वेल, कि हमारे यहाँ भी ई लर्निंग बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है ना। अब देखो MOOC के प्रॉब्लम क्या होते हैं। तो इनरोलमेंट MOOC में तो बहुत है, हमने देखा कितने ज़्यादा इनरोलमेंट्स हैं, बट फिर भी जो MOOC के प्लेटफॉर्म्स होते हैं काफ़ी फ्रेजाइल होते हैं। ऑपरेटिंग जो कॉस्ट होती है, ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं MOOC के, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? क्योंकि उसमें LMS टेक जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, LMS यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको मेंटेन करने का एक्सपेंस होता है। एंड इसके अलावा मार्केटिंग कॉस्ट भी लगती है फॉर इनलार्जिंग द लर्नर बेस। आपको अपना लर्नर बेस बढ़ाना है तो आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, है ना। एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। और जो रेवेन्यू साइड है वहाँ इतना ज़्यादा रेवेन्यू डेवलप हो नहीं पाता, ठीक है ना। तो कोई बहुत सारे कोर्स तो फ्री रहते हैं, छोटे कोर्सेज तो ये रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। वाई MOOC प्लेटफॉर्म्स आर बेसिकली वेरी नॉट दैट गुड, दैट प्रॉफिटेबल, दैट ईजी टू मेंटेन। ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये सारी चीज़ें भी ऑथर ने यहाँ पे मेंशन की थी। अब यहाँ पे स्वयं का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि स्वयं का है। अभी स्वयं ने AI का इंटीग्रेशन नहीं किया। अब ऑथर का ये कहना एक्चुअली में कि अब चूँकि जो ये जनरेटिव जो AI आ गया है, जनरेटिव AI जैसे ChatGPT और ये सब है ना। ChatGPT में जो G है वो तो जनरेटिव ही है ना। तो जनरेटिव जो AI आ गया है तो उस कारण से क्या उसको इंटीग्रेट करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि स्वयं ने इंडिया के अभी भी जनरेटिव AI यानी कि अप्रोच जो है AI को, उसको इंटीग्रेट नहीं किया है। However, the platform is in for interesting times. The Swayam user community will drastically scale up by 2025 and 2025 तक हमारी कम्युनिटी और बढ़ जाएगी स्वयं की। एंड दिस रैपिड स्केल विल नेसेसिटेट द यूटिलाइजेशन ऑफ AI बेस्ड लर्निंग एंड टीचिंग सर्विसेज बाय इंस्टीट्यूट्स एफिलिएटेड टू द प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली इनका कहना है कि जब यूज़र बेस बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ जाएगा तब ज़रूर ये नेसेसरी हो जाएगा कि AI की लर्निंग एंड टीचिंग कैपेबिलिटीज़ या टीचिंग सर्विसेज का हम यूज़ करें और उनका यूज़ करके हम बेसिकली जो स्टूडेंट्स उनको नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करें, ठीक है ना। एंड हालांकि मुझे तो जो लगता है कि AI जनरेटिव AI बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है नहीं, क्योंकि ChatGPT में आप 90% चीज़ देंगे आपको गलत मिलेगी, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। हाँ, ऐसे वैसे आपको लिखाना है तो आप लिखा सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। अगला है विल हाइक इन MSP हेल्प फार्मर्स। तो यस ऑब्वियसली अगर हाइक इन MSP होगा तो फार्मर्स को हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो अभी भी एल नीनो ईयर है ये वाला, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा खेती हो ना। तब जितनी खेती होगी उसका सही दाम कैसे मिल पाएगा? उसका सही दाम तब मिलेगा जब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे MSP और ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो फार्मिंग ओवर द ईयर्स फॉर द मेजॉरिटी स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैव नॉट टर्न आउट टू बी रेम्यूनरेटिव। तो जो फार्मिंग है स्पेशली फॉर द स्मॉल फार्मर्स वो बहुत ज़्यादा रेम्यूनरेटिव नहीं है। तो ऐसे में इनकम इंक्रीज़ करने का एक तरीका ये भी है कि चलो ठीक है MSP उनकी इंक्रीज़ रहेगी तो जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है वो नहीं होगा एटलीस्ट। तो एक ये अच्छी चीज़ है। MSP के बारे में आपको वैसे सारी चीज़ें पता होगी कि एक तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये स्टैट्यूटरी नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है जो MSP देने के लिए आपको बाध्य करता हो। ये गवर्नमेंट का गुडविल है, ठीक है, वो दे रही है MSP, अच्छी बात है, पर कोई लॉ नहीं है, स्टैट्यूट नहीं है। इसी के लिए फार्मर्स ने प्रोटेस्ट भी किया था कि भाई MSP को एक लॉ के तहत लाया जाए ताकि लीगल हो जाए, बट अभी ऐसा है नहीं, है ना। ये ऐसा नहीं कि इलीगल है, बट अभी बाय लॉ नहीं है। दूसरी चीज़ को रिकमेंड कौन करता है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसको रिकमेंड करता है CACP है, ठीक है ना, CACP याद रखिएगा, इसको रिकमेंडेशन करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसको अनाउंस कौन करता है? तो इसको अनाउंस करता है या अप्रूव कौन करता है? तो CCEA अप्रूव करता है, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसको हेड कौन करता है? PM हेड करता है, ठीक है ना। ये भी आप ये चीज़ याद होगा।
सारे में एमएसपी बोलते हैं, केवल एक ऐसा है शुगर केन जिसमें क्या बोलते हैं, एफआरपी बोलते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस बोलते हैं, ठीक है ना। और टोटल ऐसे ऐसे आई थिंक कौन कौन सी हैं चीज़ें मैं आपको बता दूं, किन चीज़ों पे बेस्ड रहता है एमएसपी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंजेस इन इनपुट प्राइस, इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी, ट्रेंड इन मार्केट प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, effect of industrial cost structure, effect of cost on living, effect on general price level, इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एमएसपी। अभी रिसेंटली बढ़ाई भी गई थी। तो कितने क्रॉप्स हैं, लगभग 22 क्रॉप हैं। देख लेते हैं कौन कौन से, 22+1 आई थिंक 22+1 है, आप देख लेते हैं। तो सेरल्स में है पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज़ एंड रागी। पल्सेस में है ग्राम, अरहर या मूंग, उड़द एंड लेंटिल। ऑयल सीड्स में है ग्राउंड नट, रेप सीड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सेसमम, सेफ्लावर सीड एंड नाइजर सीड। नाइजर सीड इस बार क्वेश्चन आया था, खरीफ होता है, तो यस खरीफ होता है, याद रखिएगा। रॉ कॉटन, रॉ जूट एंड कोपरा, हस्ड कोकोनट एंड शुगर केन जिसको फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं, वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड टोबैको। तो ऑल दीज आर देयर जिनको एमएसपी रिसीव होती है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है, विल बेटलगीज द ब्राइट रेड जाइंट स्टार ब्लो अप इन योर लाइफ टाइम। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बीटलगीज के बारे में है, ब्राइट रेड जाइंट स्टार बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। ब्राइट रेड स्टार बीटलगीज को इंडिया में थिरुवथिरई या आर्द्रा बोलते हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉमी में थिरुवथिरई या आर्द्रा बोलते हैं। एंड इट इज़ स्पॉटेड इन द कॉन्स्टलेशन ओरियन। ओरियन कॉन्स्टलेशन का ये हिस्सा है, ओरियन कॉन्स्टलेशन का शोल्डर बनता है, याद रखेगा। अगर आपसे कोई पूछे कौन सा पार्ट है ओरियन कॉन्स्टलेशन का बीटलगीज, तो शोल्डर वाला पोर्शन वो आपका बीटलगीज है, ठीक है ना। एंड अभी इसका पल्सेशन मतलब जो पल्सेटिंग इफेक्ट आता है इसके ब्राइट होने का, डिम होने का, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जो होता है स्टार का, उसको पल्सेशन बोलते हैं। उसको देख के लग रहा है कि अपने लगभग लाइफ टाइम का लास्ट एंड पार्ट ही वो कर रहा है, अपने लेट कार्बन बर्निंग स्टेज में। दिस इज इन द कार्बन बर्निंग स्टेज। अगर आपसे कोई पूछे कि बीटलगीज अपने कौन से स्टेज में है, तो देखो कार्बन बर्निंग स्टेज में है ना। तो ऐसे में क्या होता है, मैसिव जैसे बीटलगीज जैसे स्टार्स हैं विच आर लगभग 100 टाइम्स मोर देन द सन, है ना। तो कार्बन बर्निंग स्टेज जो होती है, इट लास्ट ओनली अप टू अ फ्यू हंड्रेड ऑफ ईयर्स, तो कुछ 100 सालों के आसपास ही चलती है। उसके बाद जो स्टार है डाइज एंड कोलैप्सेस इनटू अ सुपरनोवा विद इन अ फ्यू मंथ। तो उसके बाद फिर वो सुपरनोवा में कोलैप्स हो जाता है कार्बन बर्निंग स्टेज के बाद, ठीक है ना। अब जैसे ह्यूमन बींग्स में आपका हार्ट बीट का उसके रिदम से पता चलता है ना कि सब सही है कि गलत है, तो वैसे ही जो स्टार्स होते हैं बीटलगीज जैसे, वहाँ पे पल्सेशन से पता चलता है। तो जैसे पता चल रहा है कि अभी ये लेट कार्बन बर्निंग स्टेज में, तो कार्बन बर्निंग का भी लेट कार्बन बर्निंग स्टेज में है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, जैसे पहले तो आपको पता है कि इसमें हाइड्रोजन हीलियम होता है, तो हाइड्रोजन से फिर ये फ्यूज़न करके हीलियम बनाते हैं, ठीक है ना। और जब हाइड्रोजन से उससे फ्यूज़ करके हीलियम बनाते हैं तो ये एनर्जी भी निकलती है। अब जब एनर्जी निकलती है वो क्या करती है, वो पुश करती है आउटवर्ड की तरफ पुश करती है, ठीक है ना। और इनवर्ड ग्रेविटी को बैलेंस कर देती है। देखो क्या होता है, इस तरीके का मान लो स्टार है, तो इसमें ग्रेविटी एक तो ये ग्रेविटी इन की तरफ लग रही है, सारे पार्ट आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, मास है, क्योंकि मास है Gm1m2/r² बोलते हैं ना, Gm1m2/r² बोलते हैं। तो अगर जहाँ पे भी दो मास रहेगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ग्रेविटी से। तो सेम देखो यहाँ पे मास और एक यहाँ पे मास है, तो ये इसको अट्रैक्ट, ये इसको अट्रैक्ट, ये इसको अट्रैक्ट, ये इसको अट्रैक्ट, ये इसको सब एक दूसरे को पॉइंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपोजिट पॉइंट। तो ये कोलैप्स होना चाहता है, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेट होना चाहता है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम मिलता है तो ये आउटवर्ड एनर्जी निकालता है। तो जो आउटवर्ड एनर्जी है OE मैं बोल दूँ, वो अंदर की ग्रेविटेशनल एनर्जी यानी GE को बैलेंस कर देता है। इस कारण से पहले कोलैप्स नहीं होता जब स्टार्ट में हाइड्रोजन हीलियम रहता है। लेकिन जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा पूरा, अब सारा हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम बना लिया, जब सारा हाइड्रोजन मिला करके हीलियम बना लेगा तो अब हाइड्रोजन इतनी नहीं बचेगी। तो अब क्या होगा, नाउ द स्टार विल बर्न मोर हीलियम टू स्टे स्टेबल एंड नॉट कोलैप्स। तो अब स्टार जो है वो हीलियम को बर्न करेगा। एंड एज द हीलियम रन्स आउट, जब मान लो हीलियम भी खत्म हो जाता है, तो रेड जाइंट जैसे बीटलगीज है वो कार्बन बर्न करना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर सिलिकॉन बर्न करते हैं एंड फिर ब्रिस्कली वो कंज्यूम कर लेते हैं सारे एलिमेंट्स को। एंड उसके बाद जब सब कंज्यूम हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली आता है, फिर एक्सप्लोजन होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन को हम फिर न्यूट्रॉन स्टार जो भी बोलना है
वो बोल सकते हैं। तो अभी इसका लेट कार्बन स्टेज चल रहा है एंड दैट इज़ वन ऑफ द टर्मिनल फेजेस ऑफ बीटलगीज, ठीक है ना। एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो वैसे अगर आप देखें तो जैसे कई बार रेड स्टार के बाद ये वाइट डॉर्फ भी बनते हैं ना, वाइट डॉर्फ बनते हैं, तो याद रखिएगा रेड स्टार उससे पहले की प्रोसेस है, रेड स्टार बनना पहले की प्रोसेस, उसके बाद वाइट डॉर्फ बाद में बनते हैं ना, जब ये सब खत्म हो जाते हैं। तो ये भी कई बार पूछ सकता है ऑर्डर कि पहले स्टार में क्या था, ये था, फिर वो तो फिर ये था, मतलब रेड स्टार पहले बनता है कि वाइट डॉर्फ पहले बनता है, तो वाइट डॉर्फ बाद में बनता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पे है चाइना कुड हैव एज मेनी ICBMs एज US और रशिया बाय द टर्न ऑफ द डिकेड। तो यहाँ पे जो सिप्री है यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाली है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो चाइना है उसके पास जो इंटरकॉन्टिनेंटल या आपकी बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो US और रशिया के बराबर होने वाली हैं। और ये याद रखिएगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसी तरह के वेपनरी और इन सब की पूरी रिपोर्ट निकालता है कि किसके पास कितने हैं, है ना, किसने कितने वॉरहेड स्टॉक वो करके रखे हैं, स्टॉक बना करके रखा है, स्टोर करके रखा है। पोषण ऐप हेल्प्स माइग्रेंट वर्कर्स एक्सेस आंगनवाड़ी सर्विसेज ड्यूरिंग रीलोकेशन। अब जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और अगर वो रीलोकेट हो रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो भी उनको जो सर्विसेज मिल रही हैं वो अपना यूज़ कर सकते हैं बाय वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम, है ना, वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत लोग अगर रिलोकेट हो रहे हैं दूसरे स्टेट में तो भी उनको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे बाय द गवर्नमेंट टू चिल्ड्रन अंडर द 6 years ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। तो जो 6 साल से कम के बच्चे हैं प्लस प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, उनको पूरे बेनिफिट मिलेंगे अगर वो दूसरे स्टेट में रिलोकेट भी हो जाते हैं तो, ठीक है ना। तो चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये जो पॉसिबल हो पाया ये हो पाया बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। एंड यहाँ पे जो ऐप उन्होंने बनाया हुआ है पोषण ट्रैकर ऐप, है ना, मोबाइल फ़ोन्स के लिए पोषण ट्रैकर ऐप बनाया है, तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ देयर। तो ये आप लोग भी याद रखिएगा। एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स बेसिकली उनको प्रोवाइड किया जाता है, स्मार्टफोन्स दिए जाते हैं एंड इन स्मार्टफोन्स को गवर्नमेंट मार्केट प्लेस से परचेज़ किया गया है और इन स्मार्टफोन्स की मदद से किसी का रजिस्ट्रेशन करना है ना, ये सारी चीज़ें देखने तो आंगनवाड़ी वर्कर्स देख सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट पोषण ट्रैकर ऐप, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। इंडिया UAE टारगेट $100 बिलियन इन नॉन ऑयल ट्रेड बाय 2030। अब इंडिया UAE ऑलरेडी आप सबको पता है इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में दो कंट्रीज़ के साथ इंडिया के आए थे। एक इंडिया UAE के साथ आया था, इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट, और एक आया था ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो UAE के साथ जो हमने साइन किया है वो है CEPA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने साइन किया है ECTA यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो याद रखिएगा अगर आपसे कहीं पूछता है कि ECTA किसके साथ किया तो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, और CEPA किसके साथ किया तो UAE इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। डिड होमो नालेडी रियली मेक रॉक आर्ट एंड बरी देयर डेड। अब यहाँ पे एक स्पीलियोलॉजिस्ट रिक हंटर हैं और स्टीवन टकर हैं। वो लगभग साउथ अफ्रीका में एक केव सिस्टम है जिसको बोलते हैं राइजिंग स्टार केव सिस्टम। तो अगर आपसे कोई पूछे राइजिंग स्टार केव सिस्टम कहाँ पर है तो ये साउथ अफ्रीका का है राइजिंग स्टार केव सिस्टम। वहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया एविडेंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी असेंबलेज ऑफ होमिनिन फॉसिल्स। तो होमिनिन फॉसिल्स वहाँ पे भी उनको मिले और उनको लग रहा है कि ये होमिनिन फॉसिल्स जो हैं ये एक अलग ही मतलब ब्रांड था होमोस का, और ये जो है ये कहना चाहिए कि ये एक्सटिंक्ट अननोन ह्यूमन स्पीशीज़ थी जिसको बोलता जाता है होमो नालेडी, ठीक है ना। तो होमो नालेडी, एंड उनका कहना है कि ये शॉर्ट स्टेचर्ड थे, स्मॉल ब्रेन्ड थे। एंशंट कजिन्स आर थॉट टू हैव लिव्ड इन सदर्न अफ्रीका बिटवीन 3,35,000 एंड 2,41,000 ईयर्स अगो। राइजिंग स्टार केव सिस्टम बेसिकली एक्सेप्शनल रिसोर्स है फॉर एक्सप्लोरिंग द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़, एंड यहाँ पे याद रखेगा। तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं हालांकि, लेकिन इनका कहना है कि होमो नालेडी था एक वो, और दूसरा इस पर फैक्ट ये याद रखना है आपको कि एक तो होमो नालेडी और दूसरा फैक्ट ये कि ये कहाँ पर है राइजिंग स्टार केव सिस्टम में पाया गया है। और अगर आपसे पूछे क्या ये अपने उनको मतलब
बरी करते थे। तो ऑथर ने कहा कि देखो क्लियर कट हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जहाँ पे भी बरी करेंगे वहाँ पे एक फिक्स्ड पैटर्न होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं मिला था, है ना। हाँ, बहुत सारे ग्रेव ज़रूर मिले थे, बट क्या वो बरी करते हैं प्रॉपरली या ऐसा है, तो ये एक बड़ा सवाल रहेगा। ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।